कहीं दीप जले कहीं दिल। इस नॉवल को तहरीर किया है कैसरा हयात ने। यमुना अपनी स्पोर्ट्स कार में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक बहुत ही सुनसान सड़क पर जा रही थी। सड़क के दोनों एतराफ सायादार दरख्तों की कतार का लामहदूद सिलसिला एक बार भी सूरज को पूरी आबोताब से चमकने का मौका नहीं दे रहा था। दरख्तों की ओट से सूरज अपनी आंखें झपका झपका कर अपनी रोशनी को कहीं कम और कहीं ज़्यादा करते हुए अपने होने का सबूत दे रहा था। हवा में कदरे खनकी थी। उसने लेदर की ब्लैक पैंट और ब्लैक ही जैकेट पहन रखी थी जो उसकी स्याह चमकीली रंगत को मज़ीद चमका रही थी। उसके स्याह त्राशीदा शोल्डर कट बाल हवा में बहुत खूबसूरत अंदाज में लहरा रहे थे। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो ब्लैक ब्यूटी बनी हुई थी। उसने फुल वॉल्यूम में इंग्लिश म्यूज़िक ऑन कर रखा था और वो अपनी ही लय में म्यूज़िक एंजॉय करते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि अचानक एक सफ़ेद होंडा सिविक ने उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया और उसके बिल्कुल करीब आकर ऊंची आवाज़ में एक इंतहाई खूबसूरत और नीली आंखों वाले लड़के ने उस पर विस्लिंग की। यमुना ने हैरत से उसकी तरफ देखा और गाड़ी की स्पीड कदरे कम की। रेस लगाओगी? नीली आंखों वाले लड़के ने शरारती लहजे में कहा। यमुना ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों ब्लैक ब्यूटी, क्या ख्याल है? अगर तुम रेस जीत गई तो हम सब तुम्हारे, और अगर हम जीते तो तुम हमारी। नीली आंखों वाले लड़के ने कहका लगाकर पिछली सीट पर बैठे दो लड़कों और ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। यमुना को उसकी बात सुनकर इंतहाई गुस्सा आया, मगर वो खामोश रही और गाड़ी कदरे आहिस्ता कर दी। लड़कों ने उस पर भरपूर कहका लगाया। क्या हुआ, डर गई? लड़के ने कहा और यमुना ने एकदम गाड़ी को इतनी तेज रेस दी कि लड़के हैरान रह गए। यार तेज चलाओ, वो देखो कैसे गाड़ी भगा रही है, उसी लड़के ने कहा। और ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने भी अपनी इंतहाई कोशिश से गाड़ी को तेज रफ्तारी से चलाना शुरू किया, मगर यमुना देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गई। वेरी बैड, यार लड़की कैसे हमें हरा गई। नीली आंखों वाले ने तासुफ का इजहार किया। कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेगी तो बदला ले लेंगे और तब हम ही जीतेंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया तो सब मुंह बनाकर उसे देखने लगे। जमाल, यमुना अभी तक नहीं आई। इस लड़की ने तो हद कर दी है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। एमन ने गुस्से से झिंझलाते हुए कहा। ओफो, आ जाएगी, अभी फ्लाइट जाने में 4 घंटे बाकी हैं। जमाल साहब ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। जमाल, आपने इसे बहुत छूट दे रखी है और इसी वजह से वो खुदसर और जिद्दी होती जा रही है। एमन ने उन्हें इल्ज़ाम धरते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ उसे, वो मेरी बेटी है और कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकती, जमाल साहब ने कहा। उसी लम्हे फ़ोन की बेल बजने लगी और जमाल साहब ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? एसएचओ साहब। जी फरमाएं। क्या? यमुना का चालान हो गया है? ओह नो, मेरी उससे बात कराएं। जमाल साहब निहायत परेशानी से बोले। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? जमाल साहब ने पूछा। डैडी, मैं घर आकर आपको सारी बात बताती हूँ, मगर अभी तो कुछ कीजिए।
यमुना ने परेशानी से कहा। ओके ओके, एसएचओ को फ़ोन दो। जमाल साहब ने कहा तो यमुना ने एसएचओ को फ़ोन पकड़ा दिया। आप इसे जाने दीजिए, चालान वगैरह का मामला मेरा असिस्टेंट आकर आपके साथ तय कर लेगा। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो एमन ने ख़मज़गीन निगाहों से उन्हें देखा। देख लिया आपने, किस कदर यकीन से कह रहे थे कि वो कभी गलत हरकत नहीं करेगी। जमाल, अब भी टाइम है, उसे समझा लें वरना बहुत देर हो जाएगी। एमन ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। यमुना घर आई तो बहुत अपसेट थी। तुम्हारा चालान क्यों हुआ? जमाल साहब ने खफगी से पूछा। सिग्नल तोड़ने पर, वो आहिस्ता आवाज में बोली। और सिग्नल क्यों तोड़ा? वो कदरे खफगी से बोले। वो हकलाने लगी। जमाल, इससे गाड़ी और बाइक की चाबियां ले लें। सारा दिन आवारा फिरती रहती है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देती और ए लेवल्स के इसने एग्जाम्स देने हैं। एमन ने एकदम कमरे में आकर गुस्से से कहा तो यमुना ने कदरे गुस्से से माँ की तरफ देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। एमन, एक तो तुम डांटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, मुझे पूछने तो दो कि इसने सिग्नल क्यों तोड़ा। जमाल साहब ने गुस्से से कहा तो एमन गुस्से से पांव पटकते बाहर निकल गई। हाँ, तो क्या हुआ था? जमाल साहब ने उससे पूछा। मैंने बताया तो है, उसने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। यही तो पूछ रहा हूं, सिग्नल क्यों तोड़ा? उन्होंने कदरे खफगी से पूछा। सिग्नल किसी अनसर्टेन सिचुएशन में ही तोड़ा जा सकता है, बस ऐसी ही कोई मुश्किल पेश आई थी। वो कहकर गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। यमुना, रुको तो। जमाल साहब उसे आवाजें देते रह गए मगर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। यमुना, तुमने एक ड्रेस भी ट्राई नहीं किया जो मैं बुटीक से तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूं। घर में रुको तो फिर है ना? एमन ने खफगी से कहा जब वो गाड़ी में एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे। आप ड्रेसेस क्यों लाई हैं? यमुना ने हैरत से पूछा। नेहा की शादी पर पहनने के लिए, और किस लिए? उन्होंने जवाब दिया। आई सी। वो खामोश हो गई। जमाल, आप कब कराची आएंगे? एमन ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे जमाल साहब से पूछा। कोशिश करूंगा बारात वाले दिन आ सकूं, और अगर ना आ सका तो वलीमे पर जरूर पहुंचूंगा। उन्होंने जवाब दिया। आप भी कमाल करते हैं, खानदान में कौन सी रोज रोज शादियां होती हैं, और मेरी एक ही बहन है, एक ही उसकी बेटी है। उसकी शादी पर भी आप ना जाएं तो कितनी बुरी बात है। एमन ने शिकवा करते हुए कहा। कह तो रहा हूं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी है, और 3 माह पहले उन्होंने इस मीटिंग के लिए टाइम लिया था। शादी की डेट तो बाद में मुकर्रर की गई है। जमाल साहब ने कहा तो वो खामोश हो गई। यमुना बेटे, मामा को वहां जाकर तंग नहीं करना और ज्यादा घूमना फिरना नहीं, जमाल साहब ने उसे समझाते हुए कहा। ओके डैडी, उसने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। और इसे ये भी समझा दीजिए कि ख्वामखा किसी से ना झगड़े, अगर कोई कुछ कहता भी है तो खामोश रहे। एमन का बिला वास्ता इशारा उसकी स्याह रंगत की तरफ था, जिसकी वजह से अक्सर लोग उसके मुख्तलिफ नाम रखते थे और वो सबसे झगड़ती थी। हाँ बेटा, तुम लोग 1 हफ्ते के लिए तो जा रही हो, क्या जरूरत है किसी से उलझने की? जमाल साहब ने कहा तो वो खामोश हो गई। बेटा, कल रिदा के कॉलेज में फंक्शन है और उसके सूट के साथ दुपट्टा ठीक मैच नहीं कर रहा। अब रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ से नया दुपट्टा डाई करवाऊं? खदीजा बेगम ने कदरे फिक्रमंदी से फाहम को बताया।
लाएं, मैं डाई करवा कर लाता हूँ। फहाम ने जवाब दिया। ये लो, और सुनो, अनारकली से सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ और हरा परांदा भी लाना। उसने किसी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है। खदीजा बेगम ने कहा। क्या इस वक्त डाइस की शॉप्स खुली होंगी? रात के 10 बज रहे हैं। फहाम ने पूछा। उम्मीद तो है, तुम कोशिश कर देखो, खुदा करे दुकानें खुली हों, वरना रिदा ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लेना है। खदीजा बेगम ने कहा। आप फिक्र नहीं करें, कहीं ना कहीं से तो डाई हो ही जाएगा। रिदा है कहाँ? फहाम ने पूछा। अपने कमरे में सुबह के फंक्शन की तैयारियां कर रही है। खदीजा बेगम ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, उससे कहिएगा फिक्र ना करे। फहाम ने मुस्कुराते हुए सूट और दुपट्टे वाला शॉपर पकड़ा और चला गया। उसके जाने के बाद खदीजा बेगम मुतफक्किर सी रिदा के कमरे में गईं, जो हाथ पांव और चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाए बेड पर लेटी थी। दुपट्टे का क्या बना? रिदा ने अधखुली आंखों से माँ को देखते हुए पूछा। फहाम गया तो है, देखो बेचारा कब वापस आता है। खदीजा बेगम ने जवाब दिया। मम्मा, अगर दुपट्टा ठीक मैच ना हुआ तो मैं क्या पहनूंगी? आपने काम वाली को क्यों भेजा? उसकी तो नजर पहले ही कमजोर है। रिदा खफगी से बोली। उसकी बेटी जाहिदा उसके साथ थी। मैंने सोचा अब मैं क्या जाऊं, सकीना को ही भेज देती हूँ। दुपट्टा ही तो डाई कराना है, मुझे क्या मालूम था कि वो बेज के बजाय ऑरेंज कलर करवा लाएगी। खदीजा बेगम ने जवाब दिया। अल्लाह करे अब फहाम भाई ठीक कलर करवा लाएं। वो परेशानी से बोली। रिदा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना चाहने, मोहब्बत करने वाले और जान छिड़कने वाले भाई मिले, वरना आजकल के ज़माने में बहन भाई कहाँ एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। और उनकी तो तुम में जान है। हातिम आसिम तो जो मोहब्बत करते हैं, फहाम उनसे कहीं गुना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी आंख में एक आंसू उसे जितना तड़पाता है वो मैं ही जानती हूँ। खदीजा बेगम ने फरता जज्बात से नम आंखों के साथ कहा। हाँ, कॉलेज में मेरी दोस्तें भी मुझ पर रश्क करती हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ कि फहाम, हातिम और आसिम मेरे लिए खुद शॉपिंग करते हैं, मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खुद खरीदते हैं और मेरी कॉस्मेटिक्स भी। खुदा करे तुम बहन भाइयों में ये मोहब्बत कभी कम ना हो। खदीजा बेगम ने उसे दुआ दी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आईं। फहाम रात को 1 बजे लौटा था। ना जाने कहां कहां से घूमकर वो दुपट्टा दुरुस्त डाई करवा कर लाया था और उसके साथ मैचिंग चूड़ियां और एक अदद नया रेडीमेड सूट कि अगर उसे वो पसंद आ जाता है तो वो पहन ले। दुपट्टे का कलर भी ठीक मैच हुआ था और रिदा बहुत खुश थी। थैंक यू फहाम भाई, रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी स्वीट डॉली, शुक्रिया किस बात का? मेरा तो दिल चाहता है कि तुम फरमाइशें करती रहो और मैं उन्हें पूरा करता रहूं। फहाम ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। वाओ, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ज़बरदस्त है, कहाँ से खरीदा? रिदा की दोस्त रशना ने फहाम के लाए हुए रेडीमेड सूट की भरपूर अंदाज में तारीफ करते हुए पूछा, जो उसने फंक्शन के बाद पहना था। फहाम भाई रात को खरीद कर लाए हैं, मालूम नहीं कहाँ से खरीदा। रिदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यार, तुम्हारा भाई बड़ा ज़बरदस्त है। अगर कोई भाभी नहीं ढूंढी तो मेरे बारे में भी गौर गविस किया जा सकता है। रशना ने हंसते हुए कहा। मुंह धो रखो, उनकी मेरी खालाजाद शमीला से मंगनी हो चुकी है और पूरे 1 माह बाद शादी है। रिदा ने कहा। मंगनी का क्या है, टूट भी सकती है। और अब वैसे मंगनी तो मेरी भी हो चुकी है, मगर फराज मेरे टेस्ट का नहीं। हर वक्त मुंह बनाए सोबर बना रहता है। मुझे तो तुम्हारे भाई जैसे शौकीन मिजाज मर्द पसंद हैं। रशना ने हंसते हुए कहा। मगर फहाम भाई को तो शमीला शुरू से ही पसंद है, तुम्हारे बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। रिदा ने कहा।
ना सोचें मैं कौन सा सीरियस हूँ। फराज ने भी बहुत मोहब्बत और मिन्नतों से मेरे साथ रिश्ता करवाया है। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। रचना ने कदरे खफगी से मुंह बनाकर कहा। शुक्र है खट्टे अंगूर जल्दी नजर आ गए। रिदा ने हंसकर कहा तो रचना भी हंसने लगी। रिदा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और अलविदाई पार्टी में 4th ईयर की स्टूडेंट्स ने कई प्रोग्राम्स तरतीब दिए थे और रिदा ने उनमें से 2 में शिरकत की थी। वो कॉलेज की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में से एक थी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। पार्टी खत्म होते ही रचना का भाई तौकीर उसे लेने आ गया। रिदा फहाम को बार बार कॉल करती रही मगर उसका मोबाइल ऑफ था। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, शाम गहरी हो रही है, रचना ने उसे कहा तो वो मान गई और तौकीर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। वो नए ड्रेस में स्याह लंबे खुले बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी और तौकीर की नज़रें उससे नहीं हट रही थीं। उसने उस पर मिरर सेट कर लिया और कुन अखियों से उसे देखने लगा। रिदा को उस पर गुस्सा आने लगा मगर खामोश रही। रिदा, ड्रामे में तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त रही और तुम पंजाबी बोलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। रचना ने पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। बाय द वे क्या रोल प्ले किया है रिदा ने? तौकीर ने अचानक पूछा। हीर का, और इतना ज़बरदस्त कि आपको क्या बताऊं। शायद हकीकत में हीर उसे देख लेती तो वो आज इसके सामने ज़रूर सरेंडर कर देती। रचना ने हंसते हुए कहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनके सामने खुद ब खुद सरेंडर करने को दिल चाहता है। तौकीर ने मायने खेज अंदाज में कहा तो रिदा उसके जुमले के मफहूम को अच्छी तरह समझ गई। रचना प्लीज़ मुझे घर जल्दी ड्रॉप कर दो, टाइम बहुत हो रहा है। फहाम भाई का फ़ोन भी नहीं मिल रहा, वो यकीनन मुझे कॉलेज पिक करने गए होंगे। रिदा ने तौकीर की सुस्त रफ्तार ड्राइविंग से तंग आकर कहा। यार, एक तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें बिल्कुल ही इनकॉन्फिडेंट बना दिया है। तुम्हारा हर काम अपने जिम्मे लेकर वो तुम्हें हेल्पलेस कर रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, रचना ने झिझला कर कहा। नसीब वाली है रिदा जिन्हें इतने चाहने वाले मिले, तौकीर ने आ भर कर कहा। तौकीर भाई, कहीं आप भी तो इन चाहने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं? रचना ने यूं बेबाकी से कहा कि तौकीर को भी एक झटका लगा और रिदा भी इंतहाई हैरत से आंखें पूरी खोलकर रचना की तरफ देखने लगी। तौकीर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया और मिरर में से रिदा की तरफ देखने लगा। क्यों तौकीर भाई, आपने बताया नहीं? रचना ने कहका लगाकर कहा तो रिदा को गुस्सा आ गया। अब बस भी करो रचना, तुम क्या हर बात के पीछे ही पड़ जाती हो? वैसे तुम इतनी नॉनसेंस हो सकती हो, मुझे आज यकीन आ गया है, रिदा ने खफगी से कहा तो रचना को भी बात और मौके की नज़ाकत का एहसास होने लगा। आई एम सॉरी यार, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। रचना ने माजरत की तो रिदा खामोश हो गई। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कटा। अचानक रिदा का फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से हेलो किया। जी फहाम भाई, मैं आ रही हूँ रचना के साथ। आई एम सॉरी, ओके बाय, उसने मोबाइल बंद करते हुए कहा। क्या हुआ? रचना ने उसके उदास लहजे को महसूस करते हुए पूछा। फहाम भाई का कॉलेज से फ़ोन था, वो भी मुझे लेने गए थे। वो अभी मुझे लेने गए थे और वहाँ मुझे ना पाकर परेशान हो गए, रिदा ने बताया। आई सी, रचना ने जवाब दिया और खामोश हो गई। रिदा को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया तो रचना रिदा की मम्मा से मिलने अंदर चली गई। रिदा जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो तौकीर ने मौका देखकर उसे आहिस्ता आवाज़ में मुखातिब किया। रिदा, आप मुझे भी अपने चाहने वालों की लिस्ट में शामिल समझें। तौकीर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा तो रिदा ने चौंक कर उसे देखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी। शादी की रस्में अपने उरूज पर थीं।
डिफेंस में 3 कनाल पर मुहित वसीओ अरीज कोठी को इंतहाई एहतमाम और खूबसूरती से 1 हफ्ते पहले ही डेकोरेट कर लिया गया था। कोठी की वुसअत, खूबसूरती, डेकोरेशन और नफासत को देखकर हर आने वाला मेहमान जरूर चौंकता। एमन की एक ही बहन थी, सदीदा, और उसकी भी एक ही बेटी और बेटा थे। बेटी की शादी कराची के इंतहाई अमीर कबीर खानदान में हो रही थी। नेहा यमुना से 4 साल बड़ी थी और इंतहाई स्मार्ट और खूबसूरत थी। यमुना के उसके साथ टर्म्स हमेशा से नॉर्मल रहे थे। अलबत्ता उसके भाई शहीर के साथ उसकी दोस्ती की वजह शायद दोनों का एक ही क्लास में होना, टेस्ट और एक्टिविटीज़ का मुश्तरक होना भी था। यमुना के ज़्यादातर शौक लड़कों वाले थे, या फिर जमाल साहब ने जानबूझकर उसे ऐसी तरबियत दी थी कि वो ज़माने में भरपूर अंदाज से सरवाइव कर सके। जमाल अहमद के 3 जुड़वा बेटे पैदा होते ही फौत हो गए, जिसका उन्हें शदीद दुख हुआ। एमन तो 2 साल सकते में रही, हर वक्त रोती और परेशान रहती। तीनों बेटे बहुत खूबसूरत थे और पैदाइश के 2 दिन बाद 1-1 घंटे के वक्फे से फौत हो गए। इतना शदीद सदमा और दुख सहने के बाद एमन अपना जहनी तवाज़ुन कदरे खो बैठी थी। बेटों की पैदाइश पर जितनी खुशी मनाई गई, उतना ही दुख बाद में सहना पड़ा। जमाल अहमद बहुत मुश्किल से एमन को समझा कर नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाए, मगर वो हर वक्त आहें भरती रहती। बेटों की वफात के 4 साल बाद यमुना पैदा हुई तो हर कोई चौंक गया। इंतहाई दुबली पतली मरियल और काली स्याह रंगत वाली न जाने किस पर चली गई थी। न ननियाल में कोई उस जैसा था और ना ही ददियाल में। एमन ने बच्ची को देखा तो उन्हें शदीद धचका लगा, मगर जमाल अहमद ने इंतहाई खुशी मनाई। ख़ानदान भर में मिठाइयाँ तकसीम की, रस्म अकीका धूमधाम से किया गया। मगर एमन जब भी उसे गोद में उठाती तो मायूस और अफसरदा हो जाती। दिल ही दिल में खुदा से शिकवा करती, या अल्लाह, तूने मुझे लड़की की नेमत से नवाजा है, मगर इसे ऐसा बनाया है कि इसे देखकर मेरे दिल को कोई खुशी नहीं हुई। मगर जमाल का दिल कितना बड़ा है, वो इसे यूं खुशी खुशी उठाते हैं जैसे इससे बढ़कर खूबसूरत और कीमती शय उनके नज़दीक कोई और ना हो। मैं माँ होकर इसे कबूल नहीं कर पा रही और वो बाप होकर कितने मेहरबान हैं। मैं क्या करूं? मेरे दिल को इसकी मोहब्बत से भर दे। तूने बेटे तो इतने खूबसूरत दिए और बेटी को क्यों कर ऐसा बना दिया। वो इस बात का जिक्र कभी कभार जमाल अहमद से भी करती तो वो गुस्से में आ जाते। एमन, तुम खुदा की इतनी नाशुक्री कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आता। और तुम्हें क्या मालूम ये बेटी मेरे लिए कितनी बड़ी रहमत साबित हो रही है। जिस दिन से इसने जन्म लिया है, मेरा बिजनेस तरक्की करता जा रहा है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, मगर अब तो यूं लगता है जैसे खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान हो गया है। हर तरफ से धन बरसा रहा है और मेरी इज्जत व वक़ार में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ये बेटी हमारे लिए बाइसे बरकत है। तुम इसकी शक्लो सूरत पर मत जाओ, ना जाने ये कितने नसीब वाली हो। तुम्हें और मुझे क्या मालूम, लेकिन इन तमाम बातों से बाला ये हमारी औलाद है, और औलाद तो माँ बाप को कायनात की हर शय से ज़्यादा अजीज़ होती है। इसलिए आइंदा मैं तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के तासुरात ना देखूं। जमाल अहमद ने एमन को समझाया तो रफ्ता रफ्ता उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। और वैसे भी जब किसी को देखने का जाविया बदल जाता है तो हर शय उस जाविये के मुताबिक नज़र आने लगती है और वो शय खुद ब खुद खूबसूरत दिखाई देने लगती है, चाहे वो दूसरों को कितनी ही बुरी लगे। जैसे ही एमन की नज़रों का जाविया बदला, उन्हें यमुना प्यारी लगने लगी। गो के उसके लिए कपड़े खरीदते हुए अक्सर उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता। कोई लाइट कलर उसे सूट ना करता और डार्क कलर्स में तो वो बिल्कुल ही भूतनी लगती।
तब एमन दिल महसूस कर रह जाती, काश उसकी रंगत सांवली ही होती तो उसे कोई लाइट कलर्स तो सूट करते, मगर वो आह भरकर रह जाती। यमुना जैसे जैसे बड़ी होती गई, एमन और जमाल अहमद को वो और अजीज तर होती गई, और उसकी वजह अक्सर उसकी कही हुई बातों का दुरुस्त साबित होना होता। वो उन बच्चों में से थी जो मुस्तकबिल के बारे में आने वाले वक्त और वाक़यात की पेशगोइयाँ करते हैं, और वो पेशगोइयाँ सच साबित होती हैं। जमाल अहमद को उसकी कही हुई बातों पर बहुत यकीन था। वो हर मीटिंग में जाने से पहले यमुना को तन्हाई में बुलाकर पूछते कि मीटिंग कामयाब रहेगी या नहीं, और नतीजा हमेशा उसके जवाब के मुताबिक मिलता। जमाल अहमद ने इस बात को बारहा आजमाया था, मगर इस बात को उन्होंने एमन के अलावा किसी और पर कभी जाहिर नहीं किया था। वो जैसे जैसे जवान होती गई, उसकी ये सलाहियत रफ्ता रफ्ता कम होती गई, और उन्होंने भी इस तरह के सवालात करना छोड़ दिए कि बच्ची ख्वामखा अपने बारे में कॉन्शियस ही ना हो जाए। जमाल अहमद ने उसे हर फन मौला बनाने का मंसूबा सोच रखा था। उन्होंने उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स रखे जो उसे मार्शल आर्ट्स की तरबियत देते। इसके अलावा राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग भी वो खूब करती थी। फ्लाइंग भी उसने ए लेवल्स में जाने के बाद सीख ली थी। वैसे भी वो बला की ज़हीन थी, जो बात एक दफ़ा सुन लेती फिर न भूलती। जमाल अहमद का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। गांव में उनकी बहुत ज़मीनें और एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसकी सारी देखभाल उनकी माँ जी अपने शौहर की वफ़ात के बाद कर रही थी। माँ जी सेहतमंद, उम्र रसीदा, तवाना और जहां दीदा औरत थी। ज़मींदारों और ठेकेदारों से हर हिसाब किताब खुद लेती। जमाल अहमद उनके इकलौते बेटे थे। उन्हें बिजनेस का क्रेज हो गया और इस गर्ज से वो शहर आ गए। एमन उनकी चचाजाद थी और यूं दोनों शादी के बाद डिफेंस लाहौर में आ बसे। जमाल अहमद और एमन कभी कभार गांव जाते या माँ जी उनसे मिलने शहर आ जाती, और जब भी वो यमुना को देखती तो उन्हें जमाल अहमद और एमन पर बहुत गुस्सा आता। जमाल, तुम इसे दुनियादारी के बारे में तो सब कुछ सिखा रहे हो, कुछ दीन का इल्म भी दिया है या नहीं? माँ जी गुस्से से पूछती। माँ जी, कारी साहब इसे कुरान पाक पढ़ाने आते हैं। जमाल अहमद जल्दी से जवाब देते। बस, क्या आजकल के ज़माने में सिर्फ रटा रटाया कुरान पढ़ना काफ़ी है? बच्चों को मालूम ही नहीं कि कुरान में लिखा क्या है, खुदा उनसे क्या चाहता है और उनको कैसा मुसलमान देखना चाहता है। इन्हें कौन सिखाएगा? जमाल अहमद, ये तुम जैसे बेखबर वालिदैन की कमज़ोरी है, जो बच्चों के सरों पर मन भर किताबों का बोझ तो लाद देते हैं, मगर एक घंटा भी ना खुद दीन का इल्म सिखाते हैं, ना कोई आलिम दीन मुकर्रर करते हैं। बस उनसे फरफर अंग्रेज़ी सुनकर खुश होते रहते हैं। माँ जी ने गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए कहा तो एमन के तासुरात बदलने लगे। उन्हें भी गुस्सा आने लगा। माँ जी, अब ऐसी भी बात नहीं। मैं और एमन हर तरह से उसका ख्याल रखते हैं कि वो क्या पढ़ रही है और क्या नहीं। जमाल अहमद ने सफाई देने की कोशिश की। ख्याल रख रहे हो? तुम लोग तो यही भूल गए हो कि वो लड़की ज़ात है और उसकी तरबियत तुम लड़कों जैसी कर रहे हो। माँ जी इंतहाई गुस्से में जमाल अहमद को खरी खरी सुना रही थी, और इस मामले में एमन भी माँ जी की हमनवा थी। जमाल अहमद फ़ोन के बहाने उठकर चले गए और वो ना जाने कितनी देर बड़बड़ाती रहीं। माँ जी बड़ी जीदार औरत थीं, बड़े रख रखाव और तमकिनत वाली। ज़मीनों के मामलात के सिलसिले में वो खुद बैंक अपने असिस्टेंट के साथ जाती और बड़े बड़े अफसरान से भी मिलने में तामल ना करती। ये उनकी अना थी कि आज तक उन्होंने अपना कोई काम जमाल अहमद से नहीं करवाया था।
वो कभी उनसे शिकवा भी नहीं करती। उन्हें अगर शिकवा था तो सिर्फ यही कि वो यमुना की तरबियत ठीक नहीं कर रहे, जबकि जमाल अहमद अपनी जगह पर मुतमईन थे कि वो अपनी बेटी की ऐसी तरबियत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। यमुना को ज़्यादा मोहब्बत और लगाव बाप से था। वो अपनी हर बात बाप के साथ शेयर करती। एमन के साथ उसके ताल्लुकात बस नॉर्मल थे। जमाल अहमद के इस रवैये की वजह से एमन अक्सर चिढ़ जाती और यमुना को खामखा डांटती, जिससे वो माँ से मुतनफ़िर रहती। गो के एमन को उससे बहुत मोहब्बत थी, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत का भरपूर मुजाहरा कभी नहीं किया था। शायद उन्हें मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता था, या फिर उनका अंदाज़े मोहब्बत बहुत मुख्तलिफ और घुटा घुटा था कि यमुना इस बात को कभी भरपूर अंदाज में महसूस ना कर पाई। इसलिए वो बाप की हर बात मानती और माँ की अक्सर बातों को नज़रअंदाज कर देती, जिससे एमन चिढ़कर उसे ज़िद्दी और खुदसर कहकर बुलाती और यमुना इस बात से मुश्तइल होकर उल्टे सीधे काम करती रहती। नेहा को उपटन लगाने उसकी सारी सहेलियां और ससुराल से सिर्फ लड़कियां और चंद औरतें आई थीं, और सभी कराची के अमीर कबीर और नामवर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी बातचीत, फैशन और स्टाइल देख देख कर एमन अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। उन्होंने यमुना के लिए लाहौर के एक मशहूर बुटीक से पेज और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन में बहुत स्टाइलिश सूट ख़रीदा था, मगर जैसे ही यमुना ने उसे पहना तो वो इंतहाई बदसूरत लगने लगी। उसे वो सूट बिल्कुल नहीं जच रहा था। मम्मा, ये क्या कॉम्बिनेशन आपने चूज़ किया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखते हुए बोली, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि मेरे साथ खुद चलो और अपनी पसंद का ड्रेस ले लो, मगर तुम्हें तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। एमन गुस्से से बोली, मैं ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी। यमुना ने भी गुस्से से जवाब दिया, फिर क्या पहनोगी? एमन ने हैरत से पूछा। कम से कम ये नहीं पहनूंगी, और वैसे भी मुझे शादी के फजूल फंक्शंस अटेंड करने का कोई शौक़ नहीं। वो कहकर गुस्से से वॉशरूम में ड्रेस बदलने चली गई। एमन सर पकड़कर बेड पर बैठ गईं। सदीदा उन्हें ढूंढती हुई उधर आ गईं। एमन, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। भाई, मेहमान ख़वातीन आ गई हैं, जल्दी से तैयार होकर तुम और यमुना नीचे आ जाओ। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। क्या करूं आपा, इस लड़की ने तो मुझे इतना तंग कर रखा है कि क्या बताऊं। ना इसे कोई रंग जचता है, ना कोई फैशन। अगर अपनी पसंद का कोई ड्रेस खरीदूं तो वो इसे पसंद नहीं आता। अभी मुझसे झगड़ रही थी। बुटीक में से सबसे महंगा और ख़ूबसूरत सूट खरीद कर लाई हूँ, मगर ना तो वो उसे सूट कर रहा है और ना वो खुद इसे पसंद कर रही है। एमन ने परेशानी से कहा। एमन, आजकल लड़कियाँ रंग गोरा करने के लिए न जाने क्या कुछ लगाती रहती हैं, तुम क्यों इसे कुछ इस्तेमाल करने को नहीं देती? सदीदा ने राजदारी से कहा। आपा, कोई एक क्रीम जमाल के साथ हर बिजनेस स्टोर पर मैं सिर्फ इसके लिए कॉस्मेटिक्स खरीद कर लाती हूँ, पार्लर लेकर जाती हूँ, मगर वो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करती। ज़िद्दी भी तो बहुत है, एमन ने अफसुर्दगी से कहा।